खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, आज आपने सुनी होगी वज़ीर ख़जाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कल बजट भी पेश हो जाएगा, मगर हम जो सादा सा सवाल हमने उठाया है उसमें साथ ही वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में गुर्बत 44.7% यानी पहले 39% कुछ थी और उससे अब ये बढ़ गई है। मगर साथ उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई है कि जनाब हमारी मैशत का हुजम जो है वो कोई $350 से 400 सम क्रॉस कर गए, $400 अरब। मगर सवाल ये है कि अगर हमारी मैशत का हुजम बढ़ गया है तो साथ गुर्बत क्यों बढ़ी है? क्या मैशत का हुजम बढ़ने से गुर्बत बढ़ जाती है? हमारी दरख्वास्त है फिर ये हुजम बढ़ाना कम कर दें, ये हुजम ना बढ़ाएं, वहीं इसको रोक दें। वाई व्हाट इज़ दिस? मगर इस पर हम ज़रा गहरी बात करेंगे आपसे कि इसकी वजह क्या है, क्यों एक रिश्ता माकूस बन चुका है मैशत के बढ़ावे में और आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी में, क्यों ये उलट रिश्ता हो गया, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया, इस पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका में बड़ी एक रौनक ही कहना चाहिए, या इट वुड साउंड वेरी सिनिकल, बट जो कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में हो वो आप देख रहे हैं। मगर इससे बढ़कर कल तक दोस्ती का दम भरने वाले एलन मस्क और जनाब ट्रंप साहब जिस नौइयत के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ट्रंप साहब पर इल्ज़ाम लगाया है मस्क ने कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जेफरी एप्स्टीन का, जिसने जेल में मर गया था या उसने खुदकुशी कर ली थी या उसे पुरस्कार तौर पे मार दिया गया था। ये चाइल्ड अब्यूज़ का था और इसमें प्रिंस एंड्रयू का नाम भी आया था। मगर जाहिर है फिर जब इतने बड़ों के इतने हल्के बेटे पकड़े जाएं तो फिर वो उन्हें कुछ होने नहीं देते। हमारे यहाँ भी कहते हैं छोटे बच्चे से, प्यारे से बच्चे से गलती होगी। ये आपको वाकया याद आ गया होगा। इस पर बात करेंगे। और ट्रंप के खिलाफ जो तहरीक चल रही है, क्या अमेरिका में जिस तरह बारबरा वाल्टर ने कहा था सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, और क्या इसमें और लोग भी और तबकात भी शामिल हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को बहुत मुसल्लह हो रही है। JF-35 भी हमें मिल रहे हैं जो 2-3 जिस इस लेवल के जहाज़ 2-3 ही और जो मुल्कों के पास है। और इसके साथ साथ वो जो जदीद तरीन जो मिज़ल्स हैं जो 400 मील तक जो है मार या किलोमीटर तक मार करते हैं वो अभी हमें मिल रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल की बात करेंगे। इसराइल की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने ये दावा किया है कि बहुत सी इसराइली जो दस्तावेज़ात हैं उसके जौहरी तनसीबात के हवाले से ऐलान किए हैं उन्होंने। और मुझे लगता है ये ऐलान एक काउंटर थ्रेट है और कहा गया है कि हमें पता है आपके असासे कहाँ हैं, अगर आप इधर आए तो फिर शायद आपके असासे भी ना बचें और फिर शायद ग्लोब भी ना बचे। मियाँ साहब आ जाते हैं मैशत की तरफ। मियाँ साहब बाकी तो एक ब्रेक है। नारीन मुझे बताया गया कि आज़ान की ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ साहब देखें, हम तो ये अदाद शुमार के गोरख धंधे में क्या जाएं और हम जो लोगों को जो है सादा बात करें। सादा बात यह है कि क्या वर्ल्ड बैंक ने को हमारे खिलाफ साजिश की है? ये जो उसने फिगर दी है और इतनी ज़्यादा गुर्बत की लकीर से लोग नीचे चले गए हैं तो, और फिर वो कह रहे हैं जी कि हमारी मैशत में बढ़ोतरी भी आ रही है, उसका हुजम भी बढ़ रहा है, तो ये हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आलमी इदारे कुछ कहते हैं और हमारी हुकूमत कुछ कह रही है। आलमी इदारे तो ये भी कहते हैं कायद साहब कि जो GDP ग्रोथ का फिगर है अगले साल के लिए जो अभी आइंदा आना है, उसमें IMF कहता है कि 3.6% है। हुकूमत ने GDP का ग्रोथ जो है 4.2% मुकर्रर किया है। और एशिया डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 3% रहेगा और आलमी बैंक कहता है 3.1% रहेगा। और पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 4.2% रहेगा। हमारे SN इकबाल साहब जो हैं वो एक 5 साला प्लान जो है वो मंजूर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बरामदात जो है वो 63% जो है हमने करनी है 5 सालों में। और ये आज जो ताज़ा तरीन फिगर दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि हमारा जो बजट होगा वो 17,000 अरब रुपए का होगा। ये भी बड़ा है। मुल्क की मैशत का हजम बड़ा है, 411 अरब रुपये हो गया है। और जो फ़ी का सामदनी है वो बढ़कर जो है वो $1824 हो गई है। और बरामदात जो है वो उसमें भी 7% इजाफा हुआ है। लेकिन कायद साहब ये जो फिगर्स हैं इसमें जो वर्ल्ड बैंक का वो तो कहता है कि गुर्बत की शरह जो है 44.7% हो गई है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो मरदमशुमारी है जो 2018 और 19 की है उसके बाद कोई इसका मरदमशुमारी आई नहीं है, इसलिए उस पर सर्वे नहीं किया गया। लेकिन जो फिगर्स दिए जा रहे हैं वो हकीकत से मैच नहीं करते। हुकूमत कहती है कि तमाम इशारे जो है मस्बत जा रहे हैं। हुकूमत कहती है कि गुर्बत की शरह कम हो रही है। हुकूमत कह रही है कि जो महंगाई की शरह जो है वो 0.3% पे आ गई है।
जो अब तक की तारीख की सबसे कम तरीन सतह है। लेकिन आपने देखा कि मार्केट में जाएं, वहाँ महंगाई है, आप जाएं गुर्बत मौजूद है, और गुर्बत जो है वो 44.7% है। तो फिर ये फिगर जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं? ये कहा जाता है कि 1999 में जब एहसन इकबाल साहब ने एक प्लान दिया था, उसके बाद हुकूमत खत्म हो गई, तो वो 10 साल यही बात करते हैं कि हमने प्लान दिया था। 2013 में उन्होंने प्लान दिया, फिर उन्होंने कहा हमने प्लान दिया था, अब भी उन्होंने प्लान दे दिया है। प्लान जो है प्लान अगर आपको याद हो, इंप्लीमेंट हो सकता है। आपको याद होगा ये पिछले कई बरसों से प्लान दे रहे हैं और वो प्लान कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। अभी देना बंद कर दो। ये विजन फलां होगा, विजन 18 होगा, पता नहीं विजन। मैं अभी रिसर्चर से कहते थे निकाल के इनकी चीज़ें निकालें, वो विजन दाएं बाएं गायब हो जाता है। हमें मतलब बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं और ट्रांसमिशन में बैठे थे, हमारे साथ डॉक्टर असनैन थे। उन्होंने जो फिगर दी हमें, उन्होंने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो कह रहे हैं क्योंकि 2018 में अभी सोच लेते हैं, अभी निकालें 2018 में डॉलर कितने का था, अभी निकालें उस वक्त महंगाई दही का डब्बा कितने का था, दालें कितने की थी, वो निकालें। और 2025 यानी ये हम क्योंकि 2018-19 के बाद का तो हमारे पास डाटा ही नहीं है, हम मर्दमशुमारी भी मर्जी से कभी कभी करवा लेते हैं। अब सवाल ये है मियाँ साहब कि ये वो तो 50% की जो बात करते हैं डॉक्टर असनैन, जो हमारे प्लेटफॉर्म से उन्होंने की, वो तो लाइकली लगती है। और आम आदमी में गली में चले जाएं, एक कैमरा लें, और आप तो जाते हैं सर्वे करते हैं, यू आर नोन फॉर दिस, आप जाके पूछें लोगों से, एक बल्कि कल कर लेते हैं इसी पे एक सेगमेंट आपका इंडिपेंडेंट रख लेते हैं किसी बाजार में, इंडिपेंडेंटली रैंडमली आप एक बंदे को पकड़े पूछें यार महंगाई घट हुई बढ़ी है या कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब कोई भी ऐसा बंदा एग्री नहीं करेगा सिवाय शायद हुक्मरानों को। तो अच्छा फिर ये मियाँ साहब के मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। अब देखें ना, चलें ये तो छोड़ें, अभी कल आपने खबर दी थी कि 2 मीटर नहीं लगवा सकते, फिर आई नहीं जी लगवा सकते हैं, फिर आपने कहा कि नहीं जी ECC ने कह दिया है कि अब जो है 9 रुपये की होगी आपका जो यूनिट, 9 रुपये आपको मिलेंगे। अब ECC मुझे पता नहीं ये मेरी ECC है या IPPs की ECC है। इसी तरह से मुझे नहीं पता कि ये जो बैंकों का रेगुलेटरी सिस्टम है वो मेरे लिए है या बैंकों के लिए है कि ये आपका फ्लोटिंग रेट है। तो ये किसके लिए है गवर्नमेंट, ये हमारे लिए है या किसके लिए है? और रेगुलेटरी रजीम्स कहाँ हैं मियाँ साहब? कायद साहब देखें, हमने आपको याद होगा एक सर्वे किया था 2000 इसी साल में जनवरी में शायद, उसमें हमने दिखाया था कि जो किसान है वो तो वहाँ से तो पालक की एक गट्ठी जो है 3 रुपए की आती है, और जो गोभी का पूरा 10 किलो का एक पैक है वो 100 रुपये का आता है, और यहाँ जो सार्फिन है उनको वो 100 रुपये का जो है वो 500 रुपये का मिलता है, या वो गड्डी जो है 30 रुपये की मिलती है 3 रुपये की। किसान जो है उसको वो कोई कुछ नहीं कमा रहा, और जो कंज्यूमर है वो मर रहा है, और दरमियान में सारा कुछ जो है वो समेटा जा रहा है। यही वजह है कि ज़राई ग्रोथ जो है वो इतनी कम हो गई है कि आपने देखा कि गंदम की पैदावार में कमी है, और ये कहा जा रहा है कि रवां साल नवंबर में गंदम दरामद की जाएगी। गन्ने की पैदावार में कमी है, वो उसका हदफ मुकम्मल नहीं हो सका, कपास का हदफ जो है पूरा नहीं हो सका, चावल का जो हदफ है पूरा नहीं हो सकेगा। और ये कहा जा रहा है किसानों को मनाओ। किसानों को कैसे मनाओ? उनके लिए जो इनपुट्स है वो सस्ती किसने करनी है, खाद किसने सस्ती करनी है, ज़राई जो जहर है, जो अद्वियात हैं वो किसने जो है वो सस्ते करने हैं? वो सस्ते नहीं होते, इनपुट सस्ती नहीं होती, उनकी फसल की उनको कीमत नहीं मिलती, तो फिर कैसे ये तरक्की होगी? असल में यही जो फिगर्स हैं वो उसमें जो मैं नहीं कहता वहाँ तक नहीं जाता कि उसमें हेरा फेरी की जाती है, लेकिन अदादो शुमार का गोरख धंधा तो सामने कैसा बाता है। अच्छा। अब बात की जाती है एजुकेशन की, लिटरेसी रेट का बात कही जाती है। कैसा 1 मिनट कि 61% जो है वो लिटरेसी रेट रखा जाएगा। आज मेरे सामने सर्वे पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने देखा कि जो स्कूल्स हैं उनमें 67% स्कूलों में सिर्फ बिजली है पूरे मुल्क में, बाकी जो 33% स्कूल हैं उनमें बिजली और तमाम मुकम्मल अदारे जो हैं उनमें बिजली नहीं है। पीने का पानी, मैं साफ पानी की बात नहीं कर रखा इस साहब, इसमें जो 24% स्कूल और कॉलेज हैं उनमें पीने का पानी भी नहीं है। बैतुल खला जो है वो 22% में नहीं है, 4 दीवारी जो है वो 21% में नहीं है। कौन सा लिटरेसी रेट जो है हम 85% 5 सालों में ले जाएंगे? इस तरह के फिगर्स दिए जाते हैं, इनको सोच समझ के जमीनी ग्राउंड पर नजर रख के देना चाहिए। ये विजन शेख चिल्ली है, ये विजन शेख चिल्ली है जो दिया जाता है। अच्छा, अब ये देखें कि ये इनकी तनख्वाहें आप देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे थे, फिर 500-600% इजाफा कर दिया गया है गरीब से लोग। अच्छा चलें मियाँ साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और बड़ा इशू है जिस पे मैं एक यू टर्न नहीं लेने लगा हूँ।
वो ये है कि जी अब कह रहे हैं कि जी बाहर से अगर आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। बात यह है कि कितने अरसे की प्रोटेक्शनिज्म आपको चाहिए। आप दुनिया के महंगे तरीन छकड़े हमें बेच रहे हैं, इनको एक्सपोज करें कंपटीशन में या ये एलिमिनेट कर दें। पहली बात तो ये कि यहाँ मुकम्मल कार बनती नहीं है, आप बाहर से इंपोर्ट करके हमारा महंगा सरमाया जो डॉलर जो है हम बाहर फेंकते हैं, वहाँ से वो यहाँ पे इकट्ठे कर, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। और गाड़ी क्या है कि जो गाड़ी यहाँ 660 सीसी के पैसे हैं, अगर इंडिया में जाके कीमत देखें तो थोड़ी बहुत चली हुई BMW आ जाती है। ये हमें इन्होंने म्यार दिया है और इनकी कोई बात ना मानी जाए, क्योंकि इन्होंने हमने थर्ड रेट जो है वो चीज़ें दी हैं। यकीन करें, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटी गाड़ी चलाता हूँ। पहली दफ़ा मैंने इंपोर्टेड गाड़ी ली तो मुझे जिसने गाड़ी दी थी वो कहने लगा कि जी हुण तुहाडे कोल देसी गाड़ी नहीं जे चलनी, एंड दैट्स अ फैक्ट। इतना फ़र्क है। तो आज तक इस इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म दी, इंडिया ने प्रोटेक्ट किया टाटा को, बिरला को, उनकी गाड़ियों को। उन्होंने क्या किया, वो जो जैगवर है वो ख़रीद के वहाँ बना रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वहाँ पे पुर्जों की फैक्ट्रियाँ लगाई, ये मंगा के इकट्ठी करके जोड़ के हमें हाथ पकड़ाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कोई रेगुलेटरी रजीम है, बिल्कुल मेरे ख्याल में इनकी बात ना मानी जाए। और IMF की बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि बाहर की गाड़ियाँ जो हैं उन पर ड्यूटी कम करें, ताकि इनको कोई होश आए और ये कोई अच्छी प्रोडक्ट बना दें, या बंद करें ये धंधा। हमें अगर आपने ये देना है, क्योंकि पैसे तो बाहर ही जा रहे हैं ना, पुर्जों के पैसे तो बाहर जा रहे हैं और इतने इतने बड़े प्रॉफिट आप रीप कर रहे हैं। टैक्स पता नहीं कोई देता है या नहीं देता, देता ही होगा। FBR आपको पता है कितना अच्छा है, वो ले ही लेते हैं टैक्स। मियां साहब देखें, काजी साहब टैक्स की आप बात कर रहे हैं, कल बजट आ रहा है, बजट जो है कल आएगा। आज मैं कुछ फिगर्स देता हूं, होश उड़ा देने वाले फिगर्स हैं, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। बजट जो है वो 500 से ज़ायद टैक्स अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो नए आ रहे हैं, क्योंकि उसका एक तो टैक्स नेट नहीं बढ़ाया गया, उसका जो है वो हजम बढ़ा दिया गया है। 14,000 से ज़ायद जो है वो अरब रुपए का बजट इकट्ठा किया जाएगा और नए टैक्स भी लगेंगे, और उसमें जो टैक्स की छूट है वो ख़त्म की जा रही है। और काजी साहब बाज़ टैक्स जो हैं उनकी छूट ख़त्म की जा रही है। कुछ अहदाफ बज़ाहिर जो है इतने गैर हकीकी हैं कि इम्पोर्टेड अशिया जो हैं वो महंगी होंगी और मकामी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, सेल्स टैक्स की छूट जो है वो ख़त्म की जाएगी, नॉन फाइलर्स जो हैं उनको उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया जाएगा। और ये ऐसा ही है कि इस हाथ से जो दिया जाएगा उस हाथ से ले लिया जाएगा, क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 10% तक इजाफा जो है वो करने की तजवीज़ है, पेंशनर के पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़ है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी तनख्वाहों में जो है 600-800% इजाफा कर दिया गया है। वो बहुत बड़ा इजाफा लेके जो है वो कई ऐसे इदारे हैं जिन्होंने कई एजाज़िये जो हैं जेब में डाल लिए हैं, कई इदारे ऐसे हैं जिनको जो इनाम में रकम दे दी गई है, और पार्लियामेंटेरियंस को भी इनाम में रकम दे दी गई है। पार्लियामेंटेरियंस का जो बजट है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, जो तरक्याती बजट है। मियां साहब दो स्टोरीज और हैं, दो स्टोरीज आपसे लेनी है। बढ़ा दिया गया है। काजी साहब सोलर की स्टोरी दें कि क्या ये एडमेंट हैं कि अब ये 9 रुपए का लेंगे सारिफ से, जिसने लाखों रुपए का ऊपर लगवाया है अपना सोलर, उससे 9 रुपए का लेके कितने का देंगे? क्योंकि आप कहते हैं ECC ने फैसला कर लिया है, कभी साढ़े मफाद भी फैसला कर लो, उम्र अजीज हो गई सानू। अच्छा, दूसरा ये 2 मीटर वाला क्या मामला है, इसकी एक खबर मार्च में फैसला हो चुका है। अच्छा जी, बोलिए। काजी साहब मार्च में फैसला हो चुका है। ECC का या तो फैसला वो जो है वो रिमूव कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, वो नहीं हुआ। वो ECC का फैसला मुअख्खर किया गया है। ECC का फैसला जो है वो मौजूद है इस वक्त तक, जिसमें ग्रॉस मीटरिंग और 9 से 10 रुपए फी यूनिट सारिफ जो है से लिए जाएंगे, जो नेट मीटरिंग वाला होगा। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको नकद दिए जाएंगे, उनको जो है वो उसमें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। एडजस्ट करने में कुछ फ़ायदा हो जाता था, अब वो फ़ायदा भी नहीं होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर जो है वो हो सकता है कि फाइनेंस बिल में लाया जाए या बाद में तरमीम की जाए, उसमें ले आया जाए, क्योंकि ये हुकूमत फैसला कर चुकी है। अब हुकूमत इस पर कहती है कि हमने फिलहाल फैसला नहीं किया, तो फिलहाल तो फैसला जो है वो काबीना ने मंजूरी अगर दे दी तो कल ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मंजूरी नहीं दे दोगी तो बाद में, लेकिन ये ECC का फैसला बार बार मैं कह रहा हूँ काजी साहब वो मौजूद है। ठीक हो गया। ये 2 मीटरों की क्या मुतजाद खबरें आ रही हैं, लगाने देंगे नहीं लगाने देंगे, मेरा मतलब है कि सुख दा साल लेने देंगे या नहीं देंगे, क्या मतलब है इसका? क्या देखिए काजी साहब, इस पर जो है तरदीद आ चुकी है और कहा गया है कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से खबर जो है वो ज़रूर आई है। और इस हवाले से जो ज़राए हैं वो तो कहते हैं कि एक घर में अगर 2 किचन है
तो वो 2 किचन को सेपरेट करना पड़ेगा। उस पर अगर 2 मीटर लगेंगे तो ठीक है, अगर किचन एक है तो दूसरा मीटर नहीं लग सकता, वो गैर कानूनी होगा। इससे पहले आपने देखा कि बाकायदा हुकूमत कहती थी कि 2 मीटर लगाएं। आप साहब इन्हें कहें एक लेसन, कहीं अगर दूर तक निशान मिलता है किसी हल्के से अवाम के रिलीफ का तो उस पर काम शुरू करा दे। कोई काम तो वतन अजीज़ में होना चाहिए। वापस आएंगे, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। ट्रंप अमेरिका बहादुर में क्या हो रहा है, तहरीकें चल रही हैं। उसके बाद मस्क और ट्रंप एक दूसरे के कैसे, जैसे आप कहते हैं ना कि कपड़े जो हैं वो मैले कर रहे हैं, वो उस पर बात करेंगे और बहुत सी खबरें और ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी दिलचस्प खबर है, ये है कि जिस तरह आप देखें कि कितनी तेज़ी से वाक़यात और हालात बदलते हैं। 3 से 4 दिन पहले हम जो है ये हम एनविसेज भी नहीं कर सकते थे कि जनाब ट्रंप और मस्क की आपस में लड़ाई हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि क्या हुआ। एक्सपेंडिंग बिल था, उस पर उनका इत्तफाक नहीं हुआ, और क्योंकि इनको समझ आ गई कि ये जो बेल्ट टाइटनिंग की ये बात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की इसको हाफ कर दें, तो ख़तरा महसूस हो रहा था ट्रंप को कि कहीं मूवमेंट तो बनती हमें नज़र आ रही है अमेरिका बहादुर में, जिस तरह बहुत सारे उनके अपने दानिशवर कह रहे हैं। मैंने बार बार वाल्टर को इससे पहले कहा। तो अब ये लाइन बड़ा गंदा टर्न ले रही है, और गंदा टर्न ये लिया है कि अब एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है इसने एलन मस्क ने कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर था, और उसका पता चला था कि वो ऐसे शरीकतें चलाता है बड़े बड़े लोगों के लिए। उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया, उसके बाद उसकी इंडाइटमेंट भी हो गई, उसकी कन्विक्शन भी हो गई, और जेल में पुरस्कार तौर पर वो कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन बहुत सी बातें सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि गलत या सही इल्ज़ाम है, मुबैना तौर पर प्रिंस एंड्रयू जो है उनका भी नाम आया और बड़े बड़े लोगों का नाम है। अब ये एलन मस्क साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने भी उस गंगा में हाथ धोए हैं। उधर धमकी लगा रहा है ट्रंप कि भाई अगर आपने जो है मेरे खिलाफ कोई बात की या आपने डेमोक्रेट्स को मेरे खिलाफ फंडिंग करने की कोशिश की तो हम देखेंगे। और मुख्तलिफ जो हम जानते हैं ट्रंप साहब कितने विंडिक्टिव हैं, ये है बात। और साथ ही एलन मस्क कह रहे थे मैं एक नई पार्टी की बिल्कुल ज़रूरत है, मगर आपकी दोनों पार्टियाँ दो आपकी पार्टियाँ हैं हजूर। तो ये सिलसिला है मियाँ साहब। अब ये लगता है कि अमेरिकन रूलिंग क्लास में जो स्प्लिट है और गहरी होती चली जा रही है। मगर डेंजरस बात यह है कि लोगों का मुहावरा खुल रहा है। कल लोगों ने पेट्रोल बम फेंके लॉस एंजलिस में, गाड़ियां जलाई, वो जो होम डेपो जो है उस पर जो छापे हो रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग निकल आए, ये वो नेबरहुड है जहाँ पर 82% जो आबादी है वो मैक्सिकन्स की है, और मैक्सिकन वहाँ बड़े जफाकश लोग हैं, बड़े मेहनतकश लोग हैं वहाँ पे, और ये जो छोटे मोटे मीनियल काम है ये गोरे उन्हीं से करवाते हैं। तो मियाँ साहब ये अमेरिका बहादुर में एक बड़ी, लॉस एंजलिस बड़ा शहर है, एक दूसरा तीसरा बड़ा शहर है अमेरिका का, और वहाँ पे इस तरह का काम शुरू हो गया। और उन्होंने 2000 नेशनल गार्ड भेज दिए हैं। यूँ समझ लें कि जिस तरह हमारे यहाँ रेंजर होती है, तो रेंजर गार्ड भेज दिए उन्होंने। तो उन्होंने जो गवर्नर जो है, दोनों गवर्नर जो है, न्यूयॉर्क का गवर्नर भी और ये दोनों चूंकि डेमोक्रेट्स हैं, ये कहते हैं ये गलत कर रहा है। तो ये तो मियाँ साहब ये मनाजर हमको लगता है कि अमेरिका बहादुर जो कल तक एक स्टेबिलिटी का आइकॉन था, वहां पे ये क्या होना शुरू हो गया है मियां साहब? देखें कैसा वहाँ ट्रंप आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने को तवक्को नहीं थी कि 5 माह अभी नहीं हुए उनके हल्फ उठाए हुए, तो वहाँ पर जो है वो तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। और वो तहरीक ऐसी है कि वहाँ पर आपने जैसे बताया कि वो वहाँ आगे रिएक्शन आ रहा है बाकायदा तौर पे, पथराव नहीं हो रहा, पेट्रोल बम जो हैं वो सामने से आ रहे हैं। इधर से भी देखें ट्रंप जो है या अमेरिका पहले जो ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, अब वो वहाँ पर जो है अपने नेशनल गार्ड्स ले आए हैं सामने, और फौजी भी जो है वो नकाबपोश वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर जो मुजाहिरीन से निपट रहे हैं। और ये मुजाहिरीन जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि ये मुजाहरा हो क्यों रहा है, देखना ये पड़ेगा। मुजाहरा जो है वो शुरू तो हुआ था, जो इमिग्रेशन के लॉज जो हैं वो पास किए थे और तारकीन वतन के हवाले से, लेकिन इसमें साथ साथ जो शामिल होते जा रहे हैं लोग, वो शामिल इसलिए होते जा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर इस वक्त महंगाई का राज है। अमेरिका के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। वहाँ पर कायद साहब इस वक्त जो है डॉलर गिर रहा है, और आज जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक युआन और जो येन है इसके मुकाबले में या यूरो के मुकाबले में डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हुआ है।
और यही वजह है कि लोग वहाँ की मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, सनतें बंद हो रही हैं, लोगों में जो है वो बेचैनी बढ़ रही है और ट्रंप के खिलाफ लोग जो है खड़े हो रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, ये मज़ारे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि ट्रंप खुद जो है वो डॉलर को गिराना चाहते हैं, वो इसलिए कि वो कोई नई चाल में है, नई करेंसी की दरपे हैं कि नई करेंसी जो है इसको रिप्लेस करे ताकि डॉलर पर जो है दबाव कम हो और अमेरिकन जो है वो अपनी कारोबार को मजबूत करें। वहाँ पर शरह सूद जो है वो कम करने के लिए कहा जा रहा है इसको, क्योंकि शरह सूद कम होगी तो डॉलर पर जो है वो दबाव जो है वो कम होगा, वो उसमें जाएगा, बैंकों में जाएगा, से निकलेगा बाहर। अच्छा, और जो मईशत में जाएगा मैं थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो शायद मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार से निकल जाए। लेकिन मामला ये नहीं है कायद साहब, ये एहतजाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मियां साहब मैं आपको बताऊं कि ये डायलेमा क्या है, इसकी तय में क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी मैशियत की बात कर रहे थे, उसमें चूंकि हमें जल्दी से सेगमेंट ख़त्म करना पड़ा। बात यह है कि ये हकीकत है और बहुत से दानश्वरों का यह कहना है कि न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट में इवन जो ग्रोथ भी है आपकी, वो भी अगर ट्रांसलेट नहीं, आज हमने यही बात की और हमारे साथ जितने दानश्वर और इकोनॉमिस्ट बैठे थे कि भाई जब वो ट्रांसलेट नहीं होगी, वेल्थ क्रिएशन तो हो रही है, इतनी वेल्थ क्रिएशन दुनिया में इतनी इस ऐद में हुई है, किसी ऐद में नहीं हुई। इसमें पहली दफ़ा ट्रिलियनियर बने, सब कुछ बने। मगर बात यह है कि वो लोग कहते हैं कि जी ट्रिकल डाउन नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब और मस्क साहब दोनों, इन्होंने पिछले एक अरसे से डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन्स ने ऊपर टैक्स की छूट दे रहे हैं कि जी वो क्या होगा, पैमाना छलकेगा, जैसे ये बाकायदा थेरी है इनकी कि जी भर जाएगा, पैमाना छलकेगा, नीचे फिर और इन्वेस्टमेंट होगी और इन्वेस्टमेंट होगी। और इन्वेस्टमेंट क्या होनी थी, कर्जों का बोझ। इस वक्त एक और बहुत बड़ा इशू है मियां साहब, इस वक्त तकरीबन जितने सीनियर एलिमेंट्स हैं वर्ल्ड जो सीरियस स्ट्रेटजिस्ट हैं वर्ल्ड जो सरमाए के, वो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया में जितना कर्जा है ये बॉम्ब इज टिकिंग नाउ, ये जिसे कहते हैं डेट बॉम्ब इज टिकिंग पूरी दुनिया में। और वो उनका एक कॉन्सेंसस है कि ये पे कोई नहीं होना इसको, बल्कि एक फ्रांस में मूवमेंट चल रही है, एक बड़े एक नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है माइकल हसन नाम है उनका। उन्होंने एक डेट कमीशन बनाया है जिसमें उन्होंने ये बाकायदा साबित किया है कि दुनिया भर के जितनी रियासतों ने कर्जे लिए हैं वो आवाम पर खर्च नहीं हुए, ये खुद खा गए हैं। क्योंकि आप तो बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं, आप हेल्थ पे स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, आप एजुकेशन पे स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, आप सोशल हाउसिंग पे स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट सारा तो आप जो है वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। तो ये कर्जे गए किधर? इस पे एक जिस तरीके से वहाँ पे एक्वाडोर में वहाँ के प्रेसिडेंट ने इस पे एक कमीशन बिठाया और बाद में उसने वहाँ पे बंद करवाई दुकानें इनकी, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, और उसने कहा कि भाई $1 के हम 0.38 सेंट्स आपको दें, 0.38 डॉलर आपको वापस करेंगे। तो ये दुनिया के तमाम एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकॉनमी का, वो बहुत बड़े प्रेशर के नीचे आ रहा है। इसी में टैरिफ वार को आप समझ सकते हैं, इसी में अपने मुल्कों में इनकी लड़ाई समझते हैं, मुल्क से बाहर भी इनकी लड़ाई है, मुल्क में अंदर भी रूलिंग क्लास की लड़ाई है। तो ये बड़ा दिलचस्प है मियां साहब, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज दैट कम अज़ कम मेरे और आपके लिए जो लाइफ स्पैन है इसमें हम कवर कर रहे हैं। मियां साहब बिल्कुल कायद साहब, देखें जो ट्रंप हैं वो अपने इक़्तिदार को फारिग करने में बड़ी स्पीड लगा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने चाइना से लड़ाई ली, उन्होंने तजारती जंग जो है वो शुरू की, उन्होंने पूरे यूरोप से तजारती जंग शुरू की, एशिया से तजारती जंग शुरू की और तमाम मुल्कों से तजारती जंग शुरू करने के बाद अपनी मईशत को तबाही के दाने पर ले आए। और वहाँ पर जितने अमीर तरीन लोग हैं वो एक एक करके उनको छोड़ रहे हैं। एलॉन मस्क की मिसाल ले लें, एलॉन मस्क जो है वो एक उनका जिगरी दोस्त जिसको कहते वो था और दुनिया का अमीर तरीन वो शख्स था, उसने भी अपना ट्रंप को छोड़ दिया है और यहाँ तक छोड़ दिया है कि वहाँ धमकियाँ वगैरह जो है एक दूसरे को देना शुरू कर दी हैं और बाकायदा तौर पर एक दूसरे के दुश्मन बन गया। इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? इसका फ़ायदा डेमोक्रेट्स उठाएंगे, इसका फ़ायदा जो है वो चीन उठाएगा और अमेरिका जो है वो मज़ीद जो है वो गिरावट का शिकार होगा, डॉलर मज़ीद गिरावट का शिकार होगा और हो रहा है। और इस वक्त जो एलॉन मस्क है वो उनके मुआवजे के पीछे पड़े हुए हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनका मुआवजा किया जाए। मुझे लगता है कि ट्रंप जो है उनके मुआवजे तक वो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो इल्ज़ाम लगाया है उन पर वो उसकी बाकायदा तौर पर उनके पास नाकाबिले तरदीद वो कहते हैं सबूत मौजूद हैं। अगर वो सबूत पेश हो जाते हैं तो डेमोक्रेट्स जो पीछे बैठ के सारी लड़ाई देख रहे हैं वो सामने आएंगे और बाकायदा तौर पर मुआवजा होके मुझे नहीं लगता कि ट्रंप का इख्तियार जो है वो 2025 तक जो है वो उसने ये जो बात की है
ये जो उसने बात की ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। वो कहता है कि जो जेफरी एप्स्टीन है कि जो तफ्तीश है दोबारा खोल दी जाए। अब देखें ना, ये बात तो हमें पता है कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ रही है अमेरिकन रूलिंग एलीट के जो दो धड़े बन गए हैं। तो अब जो ये कर रहे हैं, ये कहते हैं ये जिस तरीके से आगे गए हैं, बल्कि इन्होंने ओपनली जो इनके मुखालफिन थे उनको विक्टिमाइज किया है। और यहाँ तक कि जेफ बेजोस जो है उसे $128 मिलियन भी ले लिए और उसके सामने बैठ के दिए। वो जो इसकी रिट्रीट है कि जनाब ये आपकी जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं उसकी फिल्म बनाने के लिए आपको चंदा दे रहा हूँ। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं स्टोरी दे रहा हूँ कि अब कोई शर्म भी कोई नहीं करता कि खुल के खाओ। मगर बात यह है कि ये मुझे लगता है कि देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। ये जो एलन मस्क है, एलन मस्क जो है क्योंकि घर का बेदी है और ये जानता होगा कि जनाब जो ट्रंप साहब हैं इनके शब रूज कैसे रहे हैं, इनकी बुधेड़ उम्र और जवानी कैसे गुजरी है। तो वो तो अंदर से अगर कोई सामान लेके आता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी यू नो इन ऑफ द 21st सेंचुरी। मियाँ साहब, काजी साहब एक बेदी नहीं है, वहां पर 3-4 बेदी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्फ वाले दिन खड़े थे। वो सारे के सारे घर के बेदी हैं, वो एक एक करके जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आप सब देखें कि जो अमेरिका के अंदर इस वक्त वहां बेचैनी है सबसे बड़ी। मियां साहब मुझे ब्रेक पे जाना है। बात यह है कि ये अब डर्टी लिनन जो है, ये जो हमने बस कहा था, ये वो ऐड है कि जिसमें रूलिंग क्लास हमेशा और ख़ास तौर पर एडवांस्ड इंडस्ट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक दूसरे के गंदे कपड़े उछालेगी गली में। बहरहाल देखते हैं क्या मामला है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और उसको क्या क्या और मिल रहा है, और ये एक अच्छी बात है और क्योंकि बड़ा ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब आपके पास स्टोरी है, ज़ाहिर है हमारा अब तो ये कोई ऐसी सीक्रेट तो नहीं रहा, बहरहाल तफसील आपके पास होगी कि ये जो पाकिस्तान और चाइना का डिफेंस आपस में कोऑपरेशन बढ़ रहा है और उसमें इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन की जो जहाज़ हैं और इवन एक बहुत ही लीथल और मिज़ाइल भी है जो शामिल है, जो कि बड़ा फौरी और जल्दी पाकिस्तान की या आर्सनल में आ चुका है या जल्द ही आने वाला है। इसकी ज़रा तफसीर और डिटेल बताएं, ये क्या मामला है। और पाक फ़िज़ाइया कह रहे हैं दूसरे या तीसरे नंबर की एक फार्मिडेबल फोर्स। पहले ही फार्मिडेबल फोर्स तो है ही, मगर मज़ीद उसमें क्या हो रहा है मियां साहब? काजी साहब 6 मई और 10 मई को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाक अफवाज ने यह साबित किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाक अफवाज जो हैं वो ना सिर्फ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जानते हैं बल्कि हौसला भी रखते हैं और दुश्मन के को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। तो इसी वजह से चीन के साथ जो हमारा पहले से ये बातचीत चल रही थी, अब चीन जो है वो हमें मज़ीद जदीद तरीन हथियार जो है वो देने जा रहा है और उस हवाले से डिस्काउंट पर देने जा रहा है। ये भी मैं बता दूं उसमें कुछ गिफ्ट भी हैं, जिसमें J-35 तैयारे हैं। ये 5th जनरेशन तैयारे हैं और बड़े जदीद तैयारे हैं। इसके पाए का तैयारा इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास है जो F-35 कहलाता है, और उसके बाद चीन ने बनाया और फिर ये पाकिस्तान के पास होगा। तीसरी बड़ी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। एयरफोर्स जो है आसमानी कुव्वत बनेगी और ये 2 माह बाद जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स होगी। और इसके बाद PL-17 मिज़ाइल जो हैं वो पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं जो कि 400 किलोमीटर फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करते हैं। इससे पाए का कोई मिज़ाइल इस वक्त नहीं है जो फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार कर सके और 400 किलोमीटर का पर जो है वो अपने हदफ को निशाना बना सके और किसी रडार में नहीं आता और जाकर अपने जो उसका हदफ होता है उसको पिन पॉइंट पर हिट करता है। इसके अलावा जो है जासूसी तैयारा पाकिस्तान को जदीद तरीन मिल रहा है जो कि किसी रडार में नहीं आता और मुकम्मल जासूसी करता है और उसमें इतनी जदीद जो वो आलात हैं और सॉफ्टवेयर है और इतने जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी है कि वो भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क होगा जिसके पास ये फैसिलिटी होगी। इसके अलावा जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा जो कि S-400 क्या उससे भी ज़्यादा जो है जदीद तरीन है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना देगा। और ये 4 जो बड़े टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान को मिलने जा रही हैं ये अगस्त तक जो है वो मिल जाएंगी और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान का दिफा
अगस्त 2025 में न सिर्फ नाकाबिले तस्खीर बन जाएगा, जो कि हमने पहले साबित किया, बल्कि हम दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी कुव्वत बन जाएंगे अस्करी तौर पर, पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो कि इससे पहले और कोई नहीं होगा। और भारत के पास जो है वो अभी ये कहा जा रहा है कि राफेल के जो सोर्स कोड है वो फ्रांस से मांगा जा रहा है। हालांकि ये जो हमें टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, इसका सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, सोर्स कोड भी मिलेगा, ट्रेनिंग जो है हो चुकी है, इसकी जो जितनी परवाज़ें हैं वो हो चुकी हैं, सिर्फ वो खेप पाकिस्तान में ये आना बाकी है, जो कि अगस्त तक आ जाएगी और पाकिस्तान के एयरफोर्स में जो है वो शामिल हो जाएगी। और अभी आपने देखा कि जो रफाल तैयारों के गिरने के बाद इंडोनेशिया ने भी अपनी जो है वो सौदाबाजी उससे ख़त्म कर दी है तकरीबन फ्रांस से, और वो चाइना से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और इसकी मार्केट जो है वो उठ गई है। और चाइना की मार्केट इतनी उठी है कि बाकी मुल्क जो है वो भी चाइना से रब्ता कर रहे हैं कि उनको भी टेक्नोलॉजी दी जाए। और जो J-35 है वो ना तो इस वक्त रशिया के पास है, ना बरतानिया के पास है, सिर्फ वो अमेरिका के पास है या चीन के पास है, और तीसरी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान होने जा रही है। मियां साहब, अच्छा ये तो हो गया हमें, अभी वो F-35 वो भी शायद चाइना से डील कर, अभी वो सोच रहे हैं और उनके अहदे का तो नाम कुछ और है, मगर जो हमारे एक्विवेलेंट है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो हेड हैं, क्या भला सा नाम है इंडिया के, वो उन्होंने तो मान भी लिया कि जी हमारी वीकनेसेस बहुत ज़्यादा सामने आई। आई थिंक आई वुड रिस्पेक्ट हिम, इज़ अ जेंटलमैन, जिसने जो है ये माना कि जनाब ये वीकनेसेस थी और हम इस पर काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में ये जो डेटरेंस है ये एक बड़ी देर तक कायम रहेगा और हमें आगे इसको बेहतर बनाना है। थोड़ा सा यूक्रेन की तरफ जाते हैं, बड़ा विशियसली रिस्पॉन्ड कर रहा है रशिया, और उसके पास 6,000 फौजियों की जो है वो लाशें हैं यूक्रेनियन। ये क्या हो रहा है? और ये बड़ा एक तकलीफ दे सिचुएशन है। ये कभी एक मुल्क हुआ करता था और आज इस तरीके से मियाँ साहब वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, ड्रोन्स से हमले कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से प्यूटन साहब खासे ज़रा वो भी एक हवाले से ट्रंप साहब की तरह बड़े, और ज़ाहिर है इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़े बमों पर बैठकर इंसान फिर थोड़ा बहुत उसका बन ही जाता है सिलसिला। तो उधर की भी ज़रा बात कर लें कि वो ये जंग भी रेज कर रही है और अल्लाह करे ये बंद हो, ख़त्म हो और कोई उनके दरमियान वाया मीडिया हो, मगर कोई नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो बेचारे एक स्टेज से उतर के वन मैन शो करते करते वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं और उन्होंने अपनी आवाम का बेड़ा गर्क करवा लिया है। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, जो यूक्रेन है वो पहले हमला तो किया ही रूस ने और जंग चल रही थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उसको बैटलफील्ड दोबारा बना दिया है। अब रशिया अपना बदला तो लेगा, सिर्फ यूक्रेन में नहीं, जिस पर उसको शक है वहाँ पर भी बदला लेगा। लेकिन ये जंग जो है ये वहाँ से फैलती हुई आगे नज़र आ रही है। ईरान जो है, ईरान ख़ास तौर पर, जो कि रूस का बड़ा दोस्त भी है, उन्होंने लॉक कर लिया है वहाँ पर। एक जानब जो है वो रूस यूक्रेन पर जो है वो हमले कर रहा है और मज़ीद हमले करेगा, दूसरी जानब ईरान ने भी इसराइल को जो है बिल्कुल लॉक कर लिया। जितनी उनकी एटमी तंसीबात हैं उनको उन्होंने लॉक कर लिया है और बाकायदा तौर पर कहा है कि उनकी तमाम दस्तावेजात उनके पास आ चुकी हैं। अच्छा, ये दस्तावेजात का क्या मामला है? किया गया है, इंटेलिजेंस स्ट्राइक उसको कहते हैं। मियां साहब, ये दस्तावेजात देखिए कायद साहब, जो इजराइल की एटमी तंसीबात हैं उनकी दस्तावेजात हैं। इस हवाले से इसको कहा जाए तो तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जो कि ईरान ने किया है, और वहाँ से ये सारी दस्तावेजात ईरान में मुंतकिल कर ली गई हैं। उनका एनालिसिस जारी है, उनके जो है नक्शे पढ़ लिए गए हैं, बाकायदा तौर पर उन नक्शों को पढ़कर उसी तरह जो उनकी तंसीबात हैं उनको बाकायदा तौर पर लॉक कर लिया गया है। और उनको ये धमकी दे दी गई है कि अगर कहीं से वहाँ से जुर्रत हुई या उन्होंने वो जंग बंद ना की जो कि वो कसाबों की तरह वहाँ गजा में जो है वो तबाही कर रहे हैं, या उससे आगे मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़े, तो वो उनकी तमाम तंसीबात उड़ा दी जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर पैगाम रसानी हो चुकी है, हाईली अनपॉपुलर हो चुके हैं। आज एक बच्ची की वीडियो भी आ रही थी कि उसकी किश्ती को सीज़ कर लिया उन्होंने बच्ची, और वो अपील कर रही थी कि हमें यहाँ से निकाला जाए। मियाँ साहब, एक और भी बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि इसको हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए और नेतान्याहू को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि वो इसका भी जिम्मेदार है कि हाँ, हमने सुना है कि वहाँ पे जो यहूदी हैं या उनकी जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं या उनकी जो कोई इज्तिमा हो रहे होते हैं, वहाँ पे हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो ज्यूज़ अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं
एज सिटीजन और माइनॉरिटी में वो बड़े खौफ में हैं, और इस पर बाकायदा स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है कि वो उनका खौफ आ रहा है। मगर मियाँ साहब, मुझे अफसोस है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज़ करना है मियाँ साहब। तो इस पर हम कल बात करेंगे कि अब को बचना पड़ेगा नेतान्याहू से, और इसका ज़िम्मेदार नेतान्याहू ही है जो यहूदियों के साथ हो रहा है और जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।